ओके स्टूडेंट्स, तो आइए फिर अगला टॉपिक देखते हैं, हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, और इसे दूसरे लैंग्वेज में भी आप कह सकते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। तो ये दोनों डेफिनेशन परफेक्ट है। अब मैथमेटिकली इसको आप कैसे नोट करेंगे? देखिए, जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने यही लिखा है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सिंबल के साथ अगर लिखें तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे तो यहां से हमें मिलेगा एक कांस्टेंट, जो कि हमेशा प्रोपोर्शनल साइन हटाने पर मिलता है। तो ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसी को बोला जाता है यंग्स मॉडुलस। ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा, यंग्स मॉडुलस। अब यहां से मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो आप E के लिए फॉर्मूला बना सकते हो, E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का मतलब क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। अब इसका मतलब ये है सिग्मा में बी रिटेन एज रेजिस्टिव फोर्स अपॉन एरिया, और रेजिस्टिव फोर्स को मैं सिंपली एफ से क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि जो रेजिस्टिव फोर्स होगा वो अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होगा। जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना रिएक्शन मिलेगा, और जो रिएक्शन है वही क्या है? रेजिस्टिव फोर्स है। तो ये हो जाएगा रेजिस्टिव फोर्स अपॉन एरिया। चलिए यहां लिख लिया। और स्ट्रेन की अगर बात करें तो आप यही लिखेंगे लेंथ के टर्म में, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो यहां से आपको E के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा F इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। तो यहां से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस आप निकाल सकते हैं। चलिए यूनिट की थोड़ी बात कर ली जाए। तो देखिए यहां पे जो यूनिट है, इस फॉर्मूले से अगर देखा जाए तो जो यूनिट सिग्मा की है वही यूनिट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की होगी, क्योंकि स्ट्रेन की कोई यूनिट होती नहीं है। जो यूनिट सिग्मा की वही यूनिट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। तो इसके लिए यूनिट जो होगा ये हो जाएगा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सिंपली इट इज नोन एज द पास्कल। छोटे यूनिट में और भी अगर बात की जाए तो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर ही आगे चल के बदल जाएगा मेगा पास्कल में। देखिए कैसे, चलो यहीं पे मैं कर देता हूँ। न्यूटन ऊपर है, मिलीमीटर, मिलीमीटर को जब मीटर में बदलना होगा तो 1 मिलीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 10 पे पावर -3 ये मीटर होगा। और इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है, बिकॉज मिलीमीटर का स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा बच्चे न्यूटन अपॉन 10 पे पावर -6 मीटर स्क्वायर। अब ये जो 10 पे पावर 6 है ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर यानी पास्कल। तो इसी को आप लिख सकते हैं 10 पे पावर 6 का मतलब मेगा, और न्यूटन मीटर स्क्वायर का मतलब पास्कल। तो इसका मतलब न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब आप ये समझ लेना, ये होता है मेगा पास्कल। ये कन्वर्जन की बात हो गई। तो यहां से आपने ये देख लिया हुक्स लॉ क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, आइदर यू कैन से विद इन इलास्टिक लिमिट और अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक कर लेते हैं पॉइजन्स रेशियो। हुक्स लॉ के बाद अगला टॉपिक है पॉइजन्स रेशियो। चलिए एडिट कर दीजिए। हाँ इसे कंटिन्यू करना। चल रहा है। देखिए अब अगला टॉपिक है
पॉइजन्स रेशियो, नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइजन्स रेशियो। ओके, देखिए पॉइजन्स रेशियो को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। पॉइजन्स रेशियो को जो अगर कोई कहता है आप डिफाइन कीजिए, तो आप सिंपली ये बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब ये दो जो वर्ड इसमें आ रहे हैं, लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल, ये आपको हो सकता है परेशान कर रहे हो, तो मैं पहले इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए सपोज कीजिए आपके पास क्या है, एक 3D ऑब्जेक्ट है, कोई रॉड ही है, दैट इज 3 डायमेंशनल क्यूबॉइड। अब इस रॉड पे अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ये रहा फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड, यानी कि टेंसाइल फोर्स। अब अगर इस पे आप टेंसाइल फोर्स आप खुद देखिए, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इसके केस में क्या हो सकता है, अगर एक लिमिट तक आप फोर्स लगाएंगे तो इसका लेंथ बढ़ेगा, लेंथ इंक्रीज होगा। लेकिन जब लेंथ इंक्रीज होगा तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब एक सिंगल लोड अप्लाई करने पे उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, लेंथ के लॉन्ग, यानी जिधर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उधर का डायमेंशन बढ़ रहा है, बट अदर डायमेंशंस इसके जो हैं वो घट रहे हैं। तो जिधर फोर्स अप्लाई किया गया है, अगर उस डायरेक्शन में स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम लोग सिंपली बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी अदर दो डायरेक्शन बच गए, उधर जो डिफॉर्मेशन होगा, जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, उसको हम लोग बोलेंगे लेटरल स्ट्रेन। तो डेफिनेशन में आपने लिखा रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब इसका मतलब जो अभी हम लोग बात करें तो उसके अकॉर्डिंग इसका लेंथ कुछ इस तरह से बढ़ जाएगा। ये ओरिजिनल फिगर इसका ये बन जाएगा, लेंथ बढ़ गया बट क्रॉस सेक्शन एरिया घट गया। तो यहाँ पे जो पॉइजन्स रेशियो है इसको डिनोट करेंगे आप, इट इज डिनोटेड बाई लेटरल स्ट्रेन, यानी कि आइदर 1/μ और 1/m और म्यू। 1/m से भी अगर डिनोट कर रहे हैं तो ये पॉइजन्स रेशियो है, म्यू से अगर हम डिनोट कर रहे हैं तो ये भी पॉइजन्स रेशियो है। तो इसका मतलब मैंने ये लिख दिया 1/m इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन। लेटरल को आप ऐसे लिखेंगे एप्सिलॉन लेटरल अपॉन एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल। अब इसमें आपको एक चीज दिख रहा है कि जो 1/m है दैट इज पॉइजन्स रेशियो। और अगर सिर्फ m की बात की जाए, जो स्मॉल m यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉर्मूले में, ये स्मॉल m है, इसको सिर्फ बोलेंगे पॉइजन्स कांस्टेंट। ये सिर्फ m की बात हो रही है। और m की जो वैल्यू है, m जो है पॉइजन्स कांस्टेंट है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इस m की ये सारी जो कहानी लिखी गई है यहाँ पे पॉइजन्स कांस्टेंट, ये बात हो रही है m की। तो ये m वाली बात जो है ये आप याद रखिएगा, m 1/m की नहीं, सिर्फ m की बात है। 1/m या फिर म्यू की अगर हम बात करें तो जो म्यू का रेंज होता है, रेंज ऑफ पॉइजन्स रेशियो, देखिए रेंज ऑफ पॉइजन्स रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो इसका रेंज आप याद रखना, फॉर मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल इट लाइज बिटवीन 0.1 टू 0.50। अब ये रेंज आप नेट पे सर्च करेंगे तो कभी आपको ये 0 से लेके 0.5 तक मिलेगा, कभी 0.2 से लेके 0.45 तक मिलेगा, बट बोथ आर करेक्ट।
ये रेंज भी आपको दिखेगा 0.1 टू 0.5। तो ये रेंज आप याद रखिएगा, ये म्यू के रेंज की बात हो रही है। और ये जो m है ये कह रहा है m इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। 1 अगर m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो 1/m की वैल्यू कितनी होगी, हमेशा 1 से कम होगी। तो ये बात याद रखना आपको, m की वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा होगी और इसको हम लोग बोलते हैं पॉइजन्स कांस्टेंट। तो इस चीज़ को लेके आप कन्फ्यूजन मत रखना। तो इसके रेंज की बात हो गई। अब चलो थोड़ी यूनिट की बात की जाए। तो ऊपर जो है स्ट्रेन है, ये भी नीचे भी स्ट्रेन है और दोनों की कोई यूनिट नहीं होती है। तो यहाँ पे इसका मतलब जो पॉइजन्स रेशियो है ये भी कोई यूनिट कैरी नहीं करता है, यानी कि ये भी क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये बात आप याद रखिएगा, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्लियर है। तो आने वाले टाइम में हम लोग इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे और अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है इलास्टिक कांस्टेंट्स। अब ये इलास्टिक कांस्टेंट्स कौन कौन से हैं, तो जैसा एक अभी आपने पढ़ा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी यंग्स मॉडुलस कैपिटल ई, दूसरा है शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसे हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे और कई जगह इसे कैपिटल सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा है बल्क मॉडुलस कैपिटल के, बल्क मॉडुलस की हम लोग बात करेंगे। तो ये 3 कांस्टेंट हमें पढ़ना है और इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, इस रिलेशन को समझना है। ये 3 मेन इलास्टिक कांस्टेंट्स आपको दिख रहे होंगे। पहला है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज ऑल्सो नोन एज द यंग्स मॉडुलस। दूसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज ऑल्सो नोन एज द शियर मॉडुलस। एंड थर्ड इज बल्क मॉडुलस। सिंबल की बात करें तो इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल ई से, जो कि आपने पहले देखा है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को डिनोट किया जाएगा जी से, कई जगह ये सी से भी डिनोट किया जाता है। और बल्क मॉडुलस को हम डिनोट करेंगे के से, कई जगह ये कैपिटल बी से भी डिनोट किया जाता है। तो हम लोग कैपिटल के से डिनोट कर रहे हैं। तो नोटेशन को लेके कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, समटाइम इट इज डिनोटेड एज द कैपिटल बी। तो हम लोग यहाँ डिनोट करेंगे के से। क्लियर है। तो अब पहले वाले मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में आपने क्या बात की थी, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को आप कह सकते हैं कैपिटल ई इज इक्वल टू स्ट्रेस यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बात हम लोग कर चुके हैं। दूसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी modulus of rigidity means capital G. What is modulus of rigidity? तो आप ये कह सकते हैं modulus of rigidity capital G is equal to modulus of rigidity capital G is equal to shear stress to the shear strain। तो डेफिनेशन देखिए यहीं से बन जाएगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। यूनिट क्या होगा, बिल्कुल यही यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी जितने भी कांस्टेंट है सबकी यूनिट सेम रहेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए अब बात कर लेते हैं शियर स्ट्रेस के बाद इसको मैथमेटिकली कैसे डिनोट करेंगे। G इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस टाउ अपॉन फाई, ये हो जाएगा इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला। ओके, यूनिट भी लिख लीजिए आप। ऊपर शियर स्ट्रेस है, इसकी यूनिट है पास्कल, नीचे फाई है यानी स्ट्रेन है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, तो यूनिट हो जाएगा पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और तीसरा आपने पढ़ना है, थर्ड इज बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस यानी कि कैपिटल के।
हम लोग नोटेशन यूज कर रहे हैं कैपिटल के। कैपिटल के इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ, सिंपली आप इसे कह सकते हैं सिग्मा वी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, सिग्मा वी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि कोई चीज़ जैसे लिक्विड में रख दिया आपने, हाई प्रेशर में रख दिया, तो उस पर हर डायमेंशन से फोर्स अप्लाई होगा, तो वहाँ स्ट्रेस भी प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होगा। तो इस केस में जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से, तो यही कहलाएगा बल्क मॉडुलस, और ये भी एक इलास्टिक कांस्टेंट है। तो इसके लिए भी यूनिट सिग्मा वी की यूनिट पास्कल। तो जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, जो कि 3 हैं, तीनों की सेम यूनिट पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये बात हो गई इन तीनों इलास्टिक कांस्टेंट्स की। तो अब देख लेते हैं इन तीनों में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। पहला देखिए, रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस। पहला रिलेशन हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो ये रिलेशन आप याद रखिएगा, E इज इक्वल टू कैपिटल E, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ K इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यू। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल E यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड कैपिटल K यानी कि बल्क मॉडुलस। ये इनका रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन आप लिख लीजिए, रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड शियर मॉडुलस, यानी G, शियर मॉडुलस। तो ये रिलेशन हो जाएगा कैपिटल E, इसका डेरिवेशन नहीं आता, ये तो दिमाग से आप निकाल दीजिएगा, इसका डेरिवेशन कभी नहीं आएगा। E इज इक्वल टू 2G इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू। तो ये रिलेशन हो गया कैपिटल E एंड कैपिटल G, यानी इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड शियर मॉडुलस, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी आप कह सकते हैं। और तीसरा रिलेशन है रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E, शियर मॉडुलस G एंड बल्क मॉडुलस K। इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो ये याद रखना है आपको। E इज इक्वल टू 9 kg, E इज इक्वल टू 9 kg अपॉन 3K प्लस G। दिस इज द रिलेशन, 9 kg अपॉन 3K प्लस G। तो ये इलास्टिक कांस्टेंट्स हो गए, ये इनके रिलेशंस हो गए, और 1 बाय 1 डेफिनेशन आपने देख लिया है। तो आई होप इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और थियरी का एक अगला पार्ट है इसमें, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, देखिए अब हम लोग बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और ये ऐसे आप समझ लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट अगर डिज़ाइन किया जाए,
तो इसे ज़रूर कंसीडर किया जाता है, दैट इज़ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, क्यों है? जैसे देखिए, अगर कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन किया गया तो उसे हम लोग एक्चुअल वर्किंग लोड पे डिजाइन नहीं करते हैं, या एक्चुअल वर्किंग लोड पे उसे तैयार नहीं किया जाता है। उसके डिजाइनिंग और प्रोडक्शन को मैक्सिमम लोड पे तैयार किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज कीजिए कि आप जिस चेयर पे बैठते हैं, एक चेयर है, तो इस पे मैक्सिमम लोड कितना हो सकता है? 120 kg, 130 kg, ये वर्किंग लोड हो गया। सपोज कीजिए किसी का वेट जो है वो लगभग 120 kg है। नॉर्मल जो वेट होता है वो होता है 80 kg से 75 kg, इस रेंज में आता है। बट इसको कैलकुलेट किया, वर्किंग मान के किया गया कैलकुलेट कि ये चलो आपका 120 kg पे ये इसका वर्किंग स्ट्रेस जाएगा। बट इसको जब डिज़ाइन किया गया होगा, डिज़ाइन करने के बाद मटेरियल कैसा सिलेक्ट करना है, तो वो 120 के हिसाब से सिलेक्ट नहीं किया गया होगा। वो सिलेक्ट किया गया है अकॉर्डिंग टू लगभग 300 kg के आसपास। तो ये जो मैक्सिमम लोड हम लेके चल रहे हैं फॉर टू द डिजाइनिंग एंड फॉर टू द प्रोडक्शन, तो ये जो मैक्सिमम लोड है, इस लोड पे डिजाइन जो किया गया है, तो वहां से निकल के आएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब ये बात अभी क्लियर नहीं हुई। अब जैसे देख लीजिए, आप बिल्डिंग बना रहे हो, घर बना रहे हो, तो घर में जो छत है उस पर मैक्सिमम लोड कितना हो सकता है? तो आप मान के चलो 10 टन हो सकता है। बट अगर कभी 10 टन का लोड है तो उस पर वो डैमेज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब उस बिल्डिंग को बनाया जाएगा, घर को बनाया जाएगा, तो हम उसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ रखेंगे 400 टन, 40 टन, 50 टन के आसपास, और उसके अकॉर्डिंग उसके मटेरियल को, उसके डिज़ाइन को हम तैयार करते हैं। तो ये जो मार्जिन हम लेके चल रहे हैं, इस मार्जिन को ही बोला जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी के जब डेफिनेशन की आप बात करेंगे, तो डेफिनेशन में आपने क्या लिखा है? इट इज़ द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। और इसका मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी का सीधा सा फॉर्मूला आपको मिल गया, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। अब जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। दुगने से भी ये ज्यादा होना चाहिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एक तो होना ही नहीं है, मस्ट बी ग्रेटर देन 1 लिखा जाता है, वैसे मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। कई जगह वो आपको 1 भी मिलेगा। तो कम से कम दुगने पे डिजाइन किया जाएगा कोई भी प्रोडक्ट अगर डिजाइन किया जाता है तो। अब देखिए, दो चीजें आपको परेशान कर सकती हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस क्या है और वर्किंग स्ट्रेस क्या है। तो अल्टीमेट स्ट्रेस को आप ऐसे समझे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैक्सिमम लोड समझ रहे हैं, जिसपे आप कैलकुलेट कर रहे हैं। मैक्सिमम लोड आप कह सकते हैं, इसे डिजाइन लोड आप कह सकते हैं। और वर्किंग स्ट्रेस को आप बोलेंगे वर्किंग लोड और एक्चुअल लोड। एक्चुअल भी बोल सकते हैं, जो एक्चुअल लोड इस पे अप्लाई किया जाएगा टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखिए फर्क समझ रहे हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस ये हमेशा ज़्यादा होगा, मैक्सिमम लोड पे आप इसे कैलकुलेट कर रहे हो तो ये हमेशा ज़्यादा होगा। वर्किंग स्ट्रेस ये हमेशा इससे कम होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो यही रीज़न, इसकी वैल्यू जो है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है हमेशा 1 से ज़्यादा, यानी कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो ये मतलब है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। मैक्सिमम लोड को आप बोल सकते हैं डिज़ाइन लोड भी बोल सकते हैं, और डिज़ाइन लोड जिस पे आप ये डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसको ब्रैकेट में लिखिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज करेंगे। ब्रैकेट में लिखिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज करेंगे। तो ये मतलब होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। तो जैसे कोई ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं और उस पर हज़ारों गाड़ियाँ जा रही हैं, तो सपोज कीजिए पॉसिबल जो है कि एक टाइम पे उस पर जो वेट पड़ेगा वो लगभग 100 टन के आसपास पड़ेगा। तो ये वर्किंग हो गया।
बट उसको जब डिज़ाइन करेंगे तो 500 टन, 600 टन, 800 टन पे डिज़ाइन करेंगे। तो इसका मतलब हम वहाँ पे ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल रहे हैं, और यही रीज़न है कि इसे हम मैक्सिमम लोड पे डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये मतलब होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब जैसे आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई मटेरियल डिज़ाइन किया गया और उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखा गया 4, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि इसका जो डिज़ाइन लोड है वो एक्चुअल लोड या अप्लाइड लोड के 4 गुना है, 4 टाइम्स है। तो इसलिए उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 निकल के आएगा। क्लियर है? क्लास में जैसे बेंचेज पे आप बैठते हो तो कभी 2 स्टूडेंट का अगर सीट है तो कभी 3 बैठ जाते हैं, कभी 4 बैठ जाते हैं। तो अगर हम एक्चुअल लोड पे उसे डिज़ाइन करें तब तो डैमेज, तो इसीलिए उसे हम लोग मैक्सिमम लोड पे हमेशा डिज़ाइन करते हैं। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है तो फिर फॉलो करते रहिए, और फिर आते हैं अब नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग कवर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल। और देखिए, न्यूमेरिकल करने से ही फॉर्मूले याद होते हैं, क्योंकि जब तक किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है वो चीज़ यहाँ पे रुकता नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे न्यूमेरिकल करेंगे तो फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।